ये सुनते आए हैं कि अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ और सारा कुछ सर, लेकिन कानून ताकतवर के लिए भी नहीं बदलता ना सर, ये भी हम सुनते आए हैं। तो जस्ट बिकॉज अगर जजेस हैपन टू बी ऑन द रिसीविंग एंड, तो ड्यू प्रोसेस रिक्वायरमेंट उनके लिए बदलनी नहीं चाहिए। उनके लिए भी वही ड्यू प्रोसेस रहेगा जो आम इंसान के लिए है। तो फिर अदलिया का वकार बुलंद होगा ना, फिर मेरा एतमाद बहाल होगा ना, फिर मैं आवाज़ें बुलंद ये कह सकूंगा कि हाँ मैं अदलिया की आज़ादी के लिए काविश करता रहा हूँ और वो कुछ रंग ला रही है और दीगर वॉट एवर गोज ऑन विद इट। इस वक्त 6 जजेस को भूल जाएंगे सर, वो तो हम साथ हैं ना। पूरे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इंक्वायर करें कि उन्होंने क्यों लिखा है, क्या पेशावर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को भी। इज दिस व्हाट यू आर सजेस्टिंग? सर मेरा पहली लाइन ये है कि ये सिने क्वे नॉन है टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस। ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ खड़ा होकर किसी जज की आजादी या उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात ना करूं। ये मुमकिन ही नहीं है, ये मेरी फहम में ही नहीं है। हाँ, आपके पास इख्तियार है कि एक जज को जब आप जज नहीं समझते कि वो रहे, आप उसको निकाल दें, फिर मैं अपने आप को प्रोग्राम कर लूंगा और मैं उसको जज नहीं समझूंगा। उससे पहले तो हर जज जो है वो मुअज़्ज़िज़ है और हम उसके सामने पेश होते हैं इसलिए कि वो हमारे इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो ये तो मेरे फहम में ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर, पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट के जजेस को आप इन्वेस्टिगेट करें। नो, बिकॉज दे हैव सेड समथिंग व्हिच इज ट्रू। नो सर, उन्होंने जिस तरफ निशानदेही की है वहां इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। आप कह रहे हैं उन वाकयात की तहकीक की जाए जी, जो खत में वाकयात लिखे गए हैं या जो हाई कोर्ट से रिस्पांस में वाकयात आए हैं, उनकी तहकीक लाजिम है। आप ये कह रहे हैं अब हो गई है लाजिम। दूसरा आप कह रहे हैं कि तहकीक के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो आप वहाँ कंफ्यूज हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं दे पा रहे। मैं अपनी हद तक साथ आप ये कह रहे हैं कि जजेस का कहना गॉस्पेल ट्रुथ ना लें और जजेस को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सामने रखें। ये तासुर होना बहुत जरूरी है, लेकिन हरगिज़ उनको अंडरमाइन नहीं मैं कर रहा, खुदा ना खास्ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और 6 जजेस के ख़त के मामले पर अदालती मुदाखलत का केस है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई और बड़ी दिलचस्प ये जो डिबेट अभी आपने मुलाहिजा की ये हुई। इसी को ज़रा आगे लेके चलते हैं क्योंकि इस्लामाबाद बार के जो वकील हैं अहमद शाह, जिनके आपने तजवीज़ सुनी भी, क्योंकि तमाम बार से और हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी गई थी इस सिलसिले में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद बार के जो वकील हैं अहमद शाह, उन्होंने भी तजवीज़ दी और उन्होंने अपनी तजवीज़ में बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि जो 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाए हैं अपने ख़त में, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी अदलिया के अंदर से, सोशल मीडिया से मुख्तलिफ़ किस्म की मुदाखलतें होती हैं, तो अदालत को हर किस्म की मुदाखलत के ऊपर बात करनी चाहिए और तहकीक के बगैर तो ज़िम्मेदारी का तयन भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब एक तरफ ने इल्ज़ाम लगाया और दूसरी तरफ से इनकार आ गया, यानी वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई मुदाखलत नहीं है, तो फिर तो लाजिम हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों के मुताबिक भी कि इस मामले की तहकीकात ज़रूर करवाई जाए। इसके ऊपर अथन अल्लाह साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि जजेस की तहकीकात हों, और वो भी जब सिर्फ 6 जजेस नहीं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सब ने इन 6 जजेस की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है और कहा है कि इल्ज़ामात कहीं ना कहीं ये रुझान पाया जाता है मुदाखलत का। तो फिर आप क्या चाहते हैं, आप शुबा करें जजेस की बात पर? तो इससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। इससे सवाल ये पैदा होता है कि जजेस जो कि न सिर्फ उन्होंने हल्फ लिया होता है, अंडर ओथ होते हैं, बल्कि अमूमी तासुर यही होता है कि बड़े आला इखलाक के मालिक हैं, क्योंकि दूसरों को जज कर रहे हैं, वो एक मनसब पर बैठे हैं। तो उनकी बात को क्या या इल्ज़ामात को क्या मिनवन मान लेना चाहिए और उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, या फिर जिस तरह तजवीज़ सामने आ रही है कि इल्ज़ाम लगाए तो तहकीकात तो लाजिम है? यही सवाल हमने अपने तजियाकारों के सामने रखा है और हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करिए रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब और शहजाद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं जजेस की बात उनके रुतबे को मद्देनज़र रखते हुए, उनके ओथ को मद्देनज़र रखते हुए मान ली जाए बग़ैर तहकीक के, या फिर तहकीक की जाए? अलीना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजेस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए, ख़ास तौर पे ये इंटरवेंशन के हवाले से बड़े संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हैं, इनकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और जो जजेस ने ऑन ओथ बताया या जो लेटर चीफ जस्टिस को लिखा है, उसके बाद जो अगर दूसरी तरफ से ये इनकार किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब यही है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो हैं उन्होंने नुमाइंदे ने भी यही कहा कि अगर दूसरी तरफ से इनकार किया जा रहा है इन इल्ज़ामात का, तो फिर एक जो नेक्स्ट स्टेप होता है इंक्वायरी का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। देखें, अदलिया के हवाले से जो अदलिया की आज़ादी है
है उसमें कोई शक नहीं कि अदलिया को बिल्कुल आज़ाद होकर इंसाफ जो है वो सबको देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो अदलिया के अपने किरदार के हवाले से हम देखें तो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो बारहा सवाल उठाती हैं, और ये आप देख लें जितनी भी जो साबका PDM की जमातें थी उन्होंने बारहा ये कहा, पब्लिकली कहा कि जो अदालतें हैं उनका वाज़े झुकाव है एक इमरान खान की तरफ या उनकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, और ये इल्ज़ामात एक दफ़ा नहीं उन्होंने बारहा कहा। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जब अदलिया के ऊपर सवाल उठें और फिर ये इंटरवेंशन वाली बात है, देखें इंटरवेंशन ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ कि अदलिया में जो है वो इंटरवीन किया जाता है, और ये इल्ज़ामात आज से नहीं है, पहले माजी करीब में अगर हम देखें तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जो कि वाज़े एजेंसीज़ की तरफ से इंटरवेंशन की गई थी। लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि जो अदलिया का अपना किरदार है इसमें मुझे ये एक दोहरा मेयार नज़र आता है जो इंटरवेंशन के हवाले से भी, और मुझे ऐसे लगता है जैसे अदलिया एक गुड इंटरवेंशन और बैड इंटरवेंशन के दरमियान में है। हम माजी में देखें तो अपने मैं आपको 2-3 एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरे साबका कोलीग थे अहमद नूरानी साहब, उन्होंने खबर की थी पैनामा पेपर्स केस की जब ये हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद जो JIT तश्कील दी गई थी, तो उन्होंने खबर की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो कंट्रोल कर रही है जो JIT है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये तफवीज़ किया है। तो उसके लिए जो मेरे साबिक कोलीग थे अहमद नूरानी साहब, उन्होंने जस्टिस एजाज अफजल साहब को राब्ता किया और उनका मौक़िफ़ लेने की, क्योंकि वो पैनामा पेपर्स जो केस था उस बेंच का हिस्सा थे, वो राब्ता करने पे अहमद नूरानी साहब को और जो इदारे के एडिटर इन चीफ थे उनको तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस दिया गया और ये बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई। ये सब के सामने एक रिपोर्टेड वो बातें हैं। उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ही जियो के कोलीग थे आसिफ बशीर चौधरी साहब, वो जब पैनामा जो एहतसाब अदालत में जब ये मामला चल रहे थे, केस चल रहे थे, उन्होंने एक वीडियो फिल्म बनाई थी। एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट रूम में बैठे थे और फिर वो वापस गए, तो वो ये भी एक पब्लिक एक बात थी और मीडिया पे भी चलती, मीडिया पे तो खैर नहीं चली, सोशल मीडिया पे ये चलती रही, तो वो इंटरवेंशन भी आप देख सकती हैं। फिर उसके बाद एक जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दी न्यूज़ के अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक खबर की थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे राना शमीम, उन्होंने एक हाईलाइट किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब को चीफ जस्टिस उस टाइम के जो थे साकिब निसार साहब, उन्होंने कॉल करके और ये बताया कि किस तरह वो होना चाहिए। तो ये उसके बाद बजाय इसके कि उस टाइम जो अदालत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट था वो कोई इस पे तहकीकात करती, उन्होंने जो अखबार था उसके रिपोर्टर जो थे, रिपोर्ट करने वाले अंसार अब्बासी साहब, फिर एडिटर इन चीफ जो थे, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की। उसमें जो मेरी अभी साथी जो पैनल में है रीमा उमर साहिबा जो थी, वो उस केस में अमाइकस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आपने देखा कि ये उस टाइम जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बजाय इसके कि ये जो इंटरवेंशन एक पॉइंट आउट की गई थी, बजाय इसके कि वो उसकी तहकीकात करवाते, उन्होंने डिफेंड किया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे जो जजेस हैं उनको कोई अप्रोच कर सके, और सवाल ही नहीं होता कि कोई इंटरवीन करके कोई हमारे जो फैसले हैं वो उसको हमें बताया जाए कि क्या फैसला करना है। मैं अपने जो साथी जजेस हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मेरे जो जजेस हैं बियॉन्ड एनी जो वो डाउट उनकी क्रेडिबिलिटी है और उनको कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता। तो ये हमारे सामने वाज़े एग्जांपल्स हैं कि जब मीडिया इस तरह की इंटरवेंशन को माजी में रिपोर्ट करता था तो हमें जो मीडिया को अदालतें तौहीन अदालत के जो है वो नोटिस जारी करती थी, तौहीन अदालत के जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती थी। बात जो रिलेटेड थी उस टाइम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से, तो उस टाइम जो मैं खुद उस समात में मौजूद था, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का रवैया था, बिल्कुल वो गुस्सा हो गए और फिर जो अमाइकस थी कहा कि आप पीछे जाके बैठ जाएं। तो उस टाइम ये जो पॉइंट आउट की जाती थी इस तरह की इंटरवेंशंस, तो मीडिया के खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ की जाती थी, वो गुड इंटरवेंशन थी, शायद कि वो अदालत को भी पसंद नहीं था कि वो हाईलाइट हों। अब ये इंटरवेंशंस होती हैं तो जो इंटरवेंशन के हवाले से उन्हीं इदारों को जो है वो तौहीन अदालत के हमने देखा है कि वो नोटिस जारी किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अदलिया को भी एक मसावी जो है वो अप्रोच अपनानी चाहिए कि इंटरवेंशन किसी कीमत पे, चाहे वो गुड हो या बैड हो, किसी के हक में हो किसी के खिलाफ हो, ये किसी सूरत में अदलिया जो है वो कबूल नहीं करेगी। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से एक प्रॉपर मैकेनिज्म मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होंगी तो मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है,
मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बियॉन्ड एनी जो है वो रीचेबल हो जजेस, और वो कोई इसमें इंटरवेंशन की वो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, गुड इंटरवेंशन ना बैड, जिस तरह दौर बदलते हैं वो उसमें जजेस को अप्रोच करने मामला होना ही नहीं चाहिए किसी की भी हक में, और इसी से मुमकिन है। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखें, ये कह देना कि जजेस के इल्जामात लगे हैं और उसको दुरुस्त मान लेना चाहिए, मेरे ख्याल से किसी ना किसी लेवल पे इसकी तहकीकात हो जाए। अगर दूसरी जानिब से हुकूमत या इदारे जो है इससे इनकारी हैं, हुकूमत तो ऑलरेडी इनकार कर चुकी है कि जो भी इल्जामात लगे हैं वो गलत हैं, लेकिन सवाल ये कि वो तहकीकात किस तरीके से होंगी। अब ये मामला सिर्फ 6 जजेस का तो नहीं है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो बात की है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो बात की कि हमें तो फिर जो है अक्रॉस द बॉर्डर थ्रेट आने लगते हैं अगर हम किसी की बात नहीं मानते, तो ये इनको क्या सब जजेस को आप डॉक में खड़ा रह के सवालात करेंगे, इनका ट्रायल करेंगे? मेरे ख्याल से ये तो मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा। हाँ, ये मैं इस हद तक कह सकता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो तो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो कहते हैं कि हमसे एफिडेविट आप ले लें, जो हमने खत में बातें लिखी हैं वो भी एफिडेविट के में देने के लिए तैयार है। और जब ये मामला उस वक्त हुआ था, हमने किस किस को बताया था, किस किस ने आके हमारे दुख में शरीक हुए थे और एडमिट किया था कि ये गलत हो रहा है, और उसके बाद ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे, उनके भी हम नाम देंगे कि इन सबको हमने बताया था, वो भी ये एफिडेविट देने के लिए तैयार है। अब ये हुकूमत किस हद तक जाके ये अपने आप को डिफेंड करने की तैयार है, ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, इस वक्त ये जो मामला चल रहा है इसमें 2 मेरे ख्याल से आरा सामने आ रही है। एक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिनकी ज्यादातर दलाइल इस बात पर होते हैं कि एक जज को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो अंडर ओथ होता है कि अगर कोई उस पर दबाव डाले, कोई प्रेशर डाले तो उस प्रेशर को सस्टेन करें और उस पर या तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करे या जो मुतालिका इदारा है वो उस पर एक्शन ले। और जज एक क्योंकि अंडर ओथ होता है, वो एक ताकतवर शख्स है, उसको इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ एक राय जो है जो प्रिवेल कर रही है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, वो ये है कि एक फिनोमिना है जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के जो रिकमेंडेशंस आए हैं उससे साबित होता है कि ये ऑन गोइंग एक इशू है और इसमें इदारे को एक होकर जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेशन लेवल पे जज इतने ताकतवर नहीं होते कि वो इस प्रेशर का सामना कर सकें। तो इंस्टीट्यूशन बतौर इंस्टीट्यूशन जब जवाब देगा, एक साथ खड़ा होगा, तभी इसको, इस फिनोमेना को आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की राय है इसमें मुझे वजन नजर आता है। उसकी वजह यह है कि एक तो हम ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं कि वाकई जिस तरह का प्रेशर होता है, एक आपने जो सुना था ना, वो अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था 2 मरतबा। एक तो कहते हैं कि जब वो फैसला लिखवाया गया तब ब्लैकमेल हुए, और जब वो गवाही देना चाहते थे नवाज शरीफ के हक में तब वो दोबारा ब्लैकमेल हुए, क्योंकि उनकी कोई एक वीडियो थी जिसपे वो बार बार ब्लैकमेल हो रहे थे। तो ये बात तो दुरुस्त नजर आती है कि जज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सेशन लेवल पर हो, वो शायद अपने आप का तहफ्फुज ना कर सके, वो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा ये कि अगर किसी जज के ऊपर प्रेशर आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, वो तगड़े हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और उस प्रेशर लेने को इनकार कर दे, क्या ये काफी है या कॉल आउट करना जरूरी है कि ये प्रेशर किसकी तरफ से आ रहा है? क्योंकि जज तो बहरहाल अगर प्रेशर कोई दे रहा है उसको, तो वो तो विक्टिम है, और इस पे तो ये मेरे ख्याल से जरूरी है कि उसकी तय तक पहुंचा जाए। सिर्फ ये नहीं कि जज प्रेशर इनकार करके अपना फैसला जो है वो मेरिट पे दे दे, इसकी तय तक पहुंचना जरूरी है कि प्रेशर कहां से आ रहा है। कल जस्टिस मंदोखेल साहब ने एक बात की थी कि मुझ पे भी दबाव आता रहा है और मैंने वो दबाव जो है बर्दाश्त किया है, और मैंने जो है उस दबाव में मैं अंडर प्रेशर नहीं आया। लेकिन जस्टिस मंदोखेल साहब ने बताया नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की। यहाँ पे जजेस ये तो कह रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करें। मंदोखेल साहब ने तो नहीं की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ वो जिक्र कर रहे थे कि प्रेशर आया आता है और हम बर्दाश्त करते हैं। तो फिर या तो जजेस ये करें, हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि जब जब प्रेशर आए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करें उसके खिलाफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस दलील में ज्यादा जो है जान है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो, और उसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस पे बात हो रही है तो ठोस हो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए ताकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स आ सके इंस्टीट्यूशन का। लेकिन शहजाद, क्या ये कहना भी थोड़ा सा अनफेयर नहीं होगा, क्योंकि जजेस की जो जॉब है और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे बड़ी बात यही है कि वो उन्होंने किसी प्रेशर का सामना नहीं करना, बल्कि सारे प्रेशर्स को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल गैर जानिबदार होकर फैसला करना है। जैसे आपकी, हमारी जॉब यही है, हम जर्नलिस्ट है, हमारे ऊपर 100 तरह के प्रेशर्स होंगे, लेकिन फिर भी हमने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है और आपको सच खबर देनी है। तो ये तो गिवन है। इसमें अगर वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जज होने का फायदा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक होता है कि जज पे प्रेशर आए, वो अंडर ओथ है, उसको बिल्कुल चाहिए मेरिट पे काम करे, बट क्या वो मामला वहां पे खत्म हो जाता है? या जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उसको कॉल आउट किया ताकि पता तो चले कि प्रेशर आ रहा है, वो कॉल आउट करें उसको और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। क्या ये जरूरी नहीं है? क्या हर मरतबा किसी जज पे प्रेशर आए वो प्रेशर बर्दाश्त करे, अपना फैसला मेरिट पे दे, क्या वहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए? एक चीज शहजाद, बाद में कॉल आउट करना एक ये तो अब चले हो गया, लेकिन उसी वक्त अगर आप उसकी निशानदेही करके, जैसे तौहीन
अदालत या कोई भी कार्रवाई करे या उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन ले, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? देखिए, ये जो कॉल आउट वाली बात है, मैंने ये खबर दी थी कि ये कॉल आउट तो उस वक्त भी किया गया था, उस वक्त अटॉर्नी जनरल को भी बताया गया था और आजम नजीर तारा साहब को भी बताया गया था, जो अब ये दावा कर रहे हैं कि वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है और उन्होंने बताया कि मैंने अपनी दानिश में जितने लोगों से मैं अप्रोच कर सकता था मैंने किया, यानी कि उनको उस वक्त इल्म हो चुका था कि ये जो हुआ है गलत है। लेकिन अब जब ये मामला हुकूमत के ऊपर आया है और खत की सूरत में आया है, तो आप देख सकते हैं कि हुकूमत एक दिफाई पोजीशन में, कभी वो ये बात करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसका तयन भी जुडिशियल कमीशन करेगा, इसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक है वो भी जल्द जो है सामने आ जाएगा। तो हुकूमत तो इसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कि जब ये मामला हुआ है उस वक्त भी आगाह किया गया, अब खत की सूरत में किया गया क्योंकि उस वक्त कोई एक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है रीमा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या एक फिनोमिना नज़र आ रहा है, अगर सब कलेक्टिवली कंप्लेन कर रहे हैं तो इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए, या फिर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं स्पेसिफिकली उनकी तहकीकात हो तो बेहतर है और जज तहकीकात से मुबर्रा नहीं होने चाहिए? जी शुक्रिया लीना। ये जो कल की प्रोसीडिंग्स थी ये मेरी नज़र में तो बहुत दिलचस्प थी और अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम मीडिया पे उन पे बहस करते हैं तो हम बस एक पॉइंट जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है उस पे ज़्यादा हम बहस करते हैं। पर अगर आप ओवरऑल जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें सुने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, नुक्ते हैं, इश्यूज हैं जिस पे जेन्युइन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, कमेंटेटर्स में पाया जाता है, वुकला में पाया जाता है, जजेस में पाया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट में खुल के डिस्कस हुआ। मेरा ख्याल है ये जो दोनों तरफ की राय हैं, बल्कि बीच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना भी इस पे ओपिनियन दिया जो थोड़ा मुख्तलिफ था, ये सब मेरी नज़र में वजन रखती हैं। और क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स सो मोटो इस वक्त हो रही हैं ये उस तरह से एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कोर्स है, मेरा ख्याल है इसको इनरिचन ही कर रही है। मैं आपको 2-3 मिसालें देती हूँ। पहली बात ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कमीशन बना के इंक्वायरी करवा सकती है या नहीं? इस पे माजी में कुछ मिसालें हमें मिलती हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बेंच पे जो अक्सरियत की राय है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी जुरिस्डिक्शन से ट्रेसपास करके वो कमीशंस बनाई। उनके रूल्स ये इजाजत नहीं देते। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ही इस तरह की, इस नौयत की इंक्वायरी कमीशन बन सकती है। तो ये एक दिलचस्प चीज है कि अदलिया जो माजी में उन्होंने शायद ट्रांसग्रेशंस की या एक्टिविज्म दिखाया, उस पे अब अदलिया ही एक स्टेप बैक ले रही है और ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमने बाय द बुक या जो कानून और आइन हमें इजाजत देता है उस पे जाना है। दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प थी मेरे लिए वो ये अकाउंटेबिलिटी वाली थी। अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है आपको अगर इंडिविजुअल्स की अकाउंटेबिलिटी करनी है तो वो इंक्वायरी के बगैर नहीं हो सकती, जिसमें आप फेयर ट्रायल मौका दें, जो भी फरीक हैं वो अपनी बात करें और एक ड्यू प्रोसेस को सामने रखते हुए कोई कंक्लूजन की तरफ आ पाए। लेकिन शुरू से मेरी इन प्रोसीडिंग्स पे ये राय है कि हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। 184(3) प्रोसीडिंग्स उसकी उस नौयत की अक्सर होती भी नहीं है, लेकिन ये कहना कि अदलिया के ऊपर एक्सटर्नल दबाव होता है और अगर ऐसा दबाव हो तो फ्यूचर में अदलिया को क्या करना चाहिए, ये भी एक किस्म की का रिस्पॉन्स है। जो जजेस ने बात की है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि उनकी बात दुरुस्त हो सकती है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक फ्रेमवर्क जो है वो तय करना है। तो मेरा ख्याल है दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, मेरा ख्याल है शायद वो जजेस जो हैं उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि हमारे पास शायद उस तरह का प्रूफ नहीं हो कि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सकें। वो किस तरह का प्रूफ होगा जो हमें प्रेजेंट करना होगा। तो शायद इस तरह की इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं चाहते, लेकिन ये कहना कि एक्सटर्नल मुदाखलत होती है अदलिया के काम में और इसलिए अदलिया को एक स्टैंड लेना चाहिए, एक फ्रेमवर्क तय करना चाहिए, ये भी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। आपको एक रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है और पर्सनली मेरी नजर में आपको इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ या इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की तरफ इस केस में मुझे तो मुश्किल है वहां जाता हुआ, मैं तो नहीं देख रही। तीसरी बात,
जो मेरे लिए अगेन बहुत दिलचस्प है कि ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, क्या जज को मजबूत होना चाहिए, दबाव नहीं लेना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर कोई दबाव डालने की कोशिश करे तो फिर उन पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगेन ये दोनों बातें ही अहम है, आप एक या इनमें से एक को नहीं मेरा ख्याल है चूज कर सकते। अगर किसी जज पे दबाव है, उन्होंने ओथ लिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दबाव में फैसला ना करें, ये ऑब्वियस बात है। और मेरे ख्याल है अच्छी बात है कि अदालत में बार बार ये डिस्कस हुआ कि आप अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करें, आपके साथ अदलिया खड़ी होगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे कि अदलिया को साथ खड़ा होना चाहिए उन जजेस के खिलाफ जो बात करते हैं, कहते हैं हम दबाव नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस अतर मिनल है, उनकी बात भी दुरुस्त है कि जजेस ने तो चले दबाव नहीं लिया, लेकिन जो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे उन पर दबाव डाल रहे हैं उनके बारे में भी कुछ करना है। और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में है, मेरा ख्याल है पढ़ना चाहिए। वो स्पेसिफिकली इन चीजों पे है कि अगर जज पे दबाव डाले कि वो फैसला एक या कंटेम्प्ट है। लेकिन अगर आपके घर में सर्वेलेंस के लिए कैमरास लगाए गए हैं, आपको नहीं मालूम वो किस केस में है, क्यों लगाए गए हैं, इस पे क्या किया जाए, कुछ ऐसे सवालात हैं जिसमें इवेंचुअली आपको फिर हुकूमत की तरफ, लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ ही देखना होगा कि अगर आपके घर पे ट्रेसपास हुआ है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, अबडक्शन हुआ है, टॉर्चर हुआ है, तो फिर वो जुराइम है। उसमें रियासत या हुकूमत ये नहीं कह सकती कि ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। जजेस को भी दबाव नहीं लेना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए उन जजेस के जो बात करते हैं कि हम दबाव नहीं लेंगे, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, जो इस तरह की बातें मंजर आम पे लाते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई कानून की ब्रीच हुई है तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि जजेस ने क्योंकि दबाव नहीं लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो एक मुख्तलिफ पहलू है। तो आप समझिए मैं दूसरी तरफ भी पूछ होनी चाहिए। होलिस्टिक एक कॉम्प्रिहेंसिव बहस है जो अदालत में हो रही है, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे भी वो एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे हाई कोर्ट ने ये चीजें करनी है, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट अदालतें हैं हमारे आइन के तहत, तो उनका भी आप दायरा कार जो है उस पर ट्रेसपास नहीं कर सकते। तो ये भी एक सेंसिटिव चीज है जो सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने रखनी है। तो रीना, मेरी नजर में ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये लाइव टेलीकास्ट हो रही है, बहुत अहम इनमें बातें हो रही हैं। इनको हमें कंट्रोवर्शियल बना के एक जज को दूसरे जज के खिलाफ हम खड़ा करके अक्सर मीडिया में पोर्ट्रे करें। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, नॉट यू, जनरल बात कर रही हूँ जो मैंने नोटिस किया है। आई फील कि दिस इज अ डिससर्विस, क्योंकि बहुत से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो बहुत अहम है। फॉर एग्जाम्पल कल की प्रोसीडिंग्स में ही समझ आए, मैं भी मीडिया के टिकर्स पे ये पढ़ रही थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई, जबकि हाई कोर्ट कह रही है हुई है। कल की प्रोसीडिंग्स में ये वाजे किया गया, वो कह रहे थे कि इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ऊपर दबाव नहीं डाला गया जैसे पहले डाला जाता था। मेरे वक्त में मैंने दबाव नहीं डाला। तो ये मुख्तलिफ बात हो गई ना, लेकिन इस पे टिकर्स बन के कितनी बहस डिबेट्स टीवी पे हो गई। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, अदलिया की आजादी की लाइव समाज में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। टिकर्स होते हैं कई दफा किस तरह से वो बेटम आए हैं नहीं आए हैं, क्या लास्ट बात जल्दी क्या वो कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट करती है, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमलिस्ट जो एक कैथारसिस की बात मैंने पहले भी की थी कि हमें मालूम है एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं, ट्रेसपास होता है, इंटरफेरेंस होती है, मैक्सिमलिस्ट कुछ किया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग करती है, उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनका कोई दायरा कार है, तो वो सामने रख के उन्होंने भी कुछ इकदाम लेने हैं। तो मेरा ख्याल है ये सब बहुत दिलचस्प है और ये किस तरफ जाएगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कहा जजेस की तो यकीनन हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि ठीक है प्रेशर नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भी पूछ होनी चाहिए। तो जो इस्लामाबाद बार के वकील हैं वो बड़े मज़े का इसके ऊपर सवाल या कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर जजेस की आप तहकीकात करेंगे इल्ज़ामात की, तो वो आपके लिए रास्ता खोल देगा कि आप दूसरी तरफ भी पूछ करें और दूसरी तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करें। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्या इससे राह खुलेगी? दिस इज वाई मेरी तो राय शुरू से इस केस में ये है कि इसको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मैं नहीं जाता देख रही। और अगर इस तरफ आप जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स फिर आपको दूसरी तरफ से भी सवाल उठाने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है जो खत मैंने पढ़ा, जिस तरह मैंने उसको इंटरप्रेट किया, उसमें जजेस ये खुद कह रहे हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात
कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉन्डक्ट की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं, शायद इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी मालूम है कि उस तरह का एविडेंस ही नहीं है कि अगर इस तरह का मामला हो कि आप उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सकें। तो मेरा ख्याल है एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस को प्रेफर करूंगी, एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए इंडिविजुअल केसेस के ऊपर या तहकीकात के ऊपर इस वक्त जाना मौजू नहीं होगा, बल्कि वो इशू से तवज्जो शायद हटा देगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, सलीम साफी साहब का तज्जिया जानेंगे। वेलकम बैक। हम कल की जो अदालती समाअत हुई है अदलिया के मामलात में मुदाखलत की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है तजवीज़ जो पेश की गई है, उसी से हमने आज का सवाल निकाला है। सलीम साफी साहब, क्या राय है आपकी? क्या इस मामले के ऊपर जजेस के जो इल्ज़ामात हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, या इन जनरल जजेस के जो इल्ज़ामात होते हैं या जजेस की जो भी बात होती है उनको इस्तिस्ना देना चाहिए, उनको मुबर्रा समझ लेना चाहिए तहकीकात से? मेरे ख्याल में इल्ज़ामात तो एक दो बंदों के नहीं हैं, जजेस हैं और फिर एक दो जज नहीं हैं, बल्कि दर्जनों की तादाद में आप जजेस बन गए हैं। इसलिए तहकीकात तो होनी चाहिए और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और उसके लिए अदलिया को अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए। बड़ी हद तक ये जो कुछ हो रहा है, तो ये अगर आप देखें तो ये माजी के अदलिया के गुनाहों का कफ़ारा भी है, और माजी में इन्होंने भी उसी तरह एक्ट किया। मसलन जिन जजेस ने पीसीओ के तहत, मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाए थे, तो इन्होंने फौज की तरफ सिर्फ ये लोग भी फारिग कर देते हैं, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। इसी तरह माजी में अगर सेठ वकार जैसे किसी जज ने रिजिस्ट किया था इस तरह के दबाव को और इस तरह की चीज़ों को, तो उनके साथ ना जुडिशरी खड़ी हो गई और ना उस वक़्त की हुकूमत खड़ी हो गई। फिर हमारे सामने जस्टिस सिद्दीकी साहब की मिसाल है कि जब वो खड़े हो गए इस तरह के दबाव के सामने, तो अपने कुलीग वकला ने उनका, जजेस ने उनका साथ नहीं दिया। तो फिर हम अभी देख रहे हैं कि जस्टिस इजाजुल हसन या इस तरह के, उनको सिर्फ फरागत पे इक्तफा किया गया। अगर जुर्म कोई नहीं है तो फिर वो फारिग क्यों होते हैं, और अगर जुर्म है तो फिर सिर्फ फरागत तो मसले का हल ना हुआ ना। तो एक तो जुडिशरी के अंदर भी ये चीज़ है कि बाकियों के बारे में जिस तरह भी इससे पहले हमारे फ़खर दुरानी ने मिसालें दी कि जब सिविलियन की तरफ से या मीडिया की तरफ से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो उनको तो फ़ौरन तौहीनी अदालत का नोटिस दिया जाता है, लेकिन अपने साथी जजेस, वो गिलगित बल्तिस्तान का जज हो, वो कोई और हो, वो कुछ भी करें तो उनके साथ फिर ये वाला मामला नहीं किया जाता। बाकी तो मैं समझता हूँ कि रीमा ने जितनी जामियत के साथ बात की है, तो उसके बाद इस पे मजीद बात की गुंजाइश नहीं रह जाती मुझ जैसे कानून से नाबलद आदमी के लिए। और मैं फिर उस मामले की तरफ आना चाहूँगा जो फौरी नौइयत का हामिल भी है, जिसका वक्त गुजर रहा है और जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी वाबस्ता है, और वो गंदम का मामला है। खुदारा पंजाब की हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गंदम की ख़रीदारी शुरू करें, और सिर्फ वहाँ पे नहीं बल्कि सिंध से भी कर मुझे जेकबाबाद से फ़ोन आए थे कि उधर बारदाना लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये गंदम किसानों के साथ ये जुल्म बंद किया जाए, और जो पिछला मामला है गंदम दरामद करने का, वो तहकीकात अपनी तरफ अपने, लेकिन अब भी जो क्राइसिस है उसको भी देखें। वैसे सर आज वो उन्होंने अप्रूवल तो दे दी है काबीना ने, आई थिंक कि मजीद गंदम का कोटा बढ़ा दिया, लेकिन अब देखते हैं खरीदना कब शुरू करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ़खर की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस मामले के ऊपर, तो मैं फ़खर आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ कि आप कुछ कहना चाहेंगे मजीद। देखिए, जिस तरह रीमा साहिबा ने भी कहा कि ओवरऑल जो है इस केस के हवाले से डिबेट बहुत अच्छी जा रही है, और जो मैं भी यही समझता हूँ कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय जो ये जो केस चल रहा है उसमें एक इफ़ेक्टिव मुझे ऐसे नज़र आता है कि एक मेकनिज़म बनाया जाएगा जिसके तहत जजेस के हवाले से पूरा एक वो कोड ऑफ कंडक्ट का वो होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो अदलिया है उसकी जो माजी के हैं, अगर ये तहकीकात की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो माजी करीब के वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से भी तहकीकात होना लाजमी है, और ताकि हम एक ही बार ये जितनी भी इंटरवेंशन के हवाले से जो बातें होती हैं चाहे वो किसी भी हवाले से हो, उसकी तहकीकात होना लाजमी है।
अच्छा रीमा, इसके ऊपर क्या कहेंगे कि जब क्या इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? अगर साथी जजेस का आप रवैया देखें, या अगेन एक हिस्ट्री रही है इसलिए हम सवाल भी उठाते हैं कि जैसे अभी फ़खर ने भी बताया, बहुत से ऐसे जजेस थे उस वक्त इंटरवेंशन होती थी लेकिन उसके ऊपर सब खामोश थे, कुछ नहीं था। क्या ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है, बनाना चाहिए कि साथी जजेस का अगर आप रवैया देखें तो उसको भी रिपोर्ट किया जाए या उससे मुतालिक भी कुछ हो? ना उसका जो प्रोसीजर है वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्योंकि अगर जजेस एक दूसरे पे दबाव डाल रहे हैं तो वो मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका फोरम है जो इस पे कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन देखिए एक मुख्तलिफ चीज़ है, अगर कोई सहाफ़ी कुछ रिपोर्ट कर रहा है, मैं उसको एक, वो भी बहुत अहम चीज़ है वो रिपोर्टिंग, लेकिन अगर जजेस खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे कमरों में कैमराज लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को अबडक्ट करके टॉर्चर किया जा रहा है, हमें अप्रोच करके कहा जा रहा है ऐसा फैसला करें ऐसा नहीं, तो उसकी ऑफ कोर्स नौयत मुख्तलिफ हो जाती है। और ये जो लेटर है ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। अब कहा गया है कि ये लीक हुआ, लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेशन थी एटलीस्ट लेटर के तौर पे, वो तो अपनी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की थी कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ करे। इसका दूसरा पहलू ये देखिए, उससे मुतालिक मैं सवाल चाह रही थी कि अगर हो रही है मुदाखला, तो जैसे फ़खर ने बताया कि उस वक्त सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि कोर्ट रूम्स में ये चल रहा है और दबाव पे हक में फैसले आ रहे हैं, उस वक्त तो कुछ इंक्वायरी नहीं हुई। क्या इसका कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि अगर हक में बातें हो रही हैं या दबाव कबूल कर लिया है और उसकी झलक साफ नजर आ रही है, बिल्कुल होनी तो चाहिए लीना। मेरा हमेशा इस पे एब्सोल्युटली मेरा इस पे हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इस तरह के मामलात पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल करना एक चिलिंग इफेक्ट दिखाता है, रिपोर्टर्स को साइलेंस करता है, और इस तरह के जो रिपोर्टिंग होती है उसको संजीदगी से लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए। और जो जुडिशरी के पास वो कवानीन, वो इख्तियारात मौजूद हैं कि वो इस पे एक्शन ले, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक थोड़ा सा मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी की बात आती है, उसके इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौयत के आप हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो एक केस में, एक सुओ मोटो में जो एक स्पेसिफिक तरह की इंडिपेंडेंस पे जो इंटरफेयर करने की कोशिश की जाती है उस पे है, अगर उसमें हम उसका दायरा कार इतना वो कर देंगे वसी कि हर इशू उसमें आ जाएगा, तो फिर शायद हम कहीं भी ना पहुंचे। फिर जो डायरेक्शंस भी होंगी, जो बात भी होगी, वो इतनी ब्रॉड हो जाएगी कि उसका कोई मीनिंगलेस सी हो जाएगी। अच्छा, तो शायद मीडिया से भी तो मुदाखलत होती है, क्या उसके ऊपर भी फिर बात ना करें, वो भी थोड़ा ज्यादा वसी हो जाएगा? ये इसके लिए ये सोशल मीडिया की अलीना, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये अगेन अहम बात है, और दुनिया भर में बताऊं मैं बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस के आजकल हो रही हैं इसी चीज़ पे कि अभी जो सोशल मीडिया का दौर है उस पे जुडिशरी को किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिस तरह क्रिटिसिज्म होता है, जिस तरह मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जजमेंट्स को गलत तरह से डिस्कस उस पर किया जाता है। तो ये एक ग्लोबल डिबेट है, अहम डिबेट है, लेकिन अच्छी बात है इस पे बात हो, लेकिन इवेंचुअली जो इस केस के पैरामीटर्स हैं इनको क्लोज करने की जरूरत है। अगर आप ओवरऑल एक थीसिस लिख देंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे, तो फिर वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाएगी, उसका कोई कॉन्क्रीट डायरेक्शंस की टर्म्स पे शायद हम इफेक्ट ना देखें। फ़खर कुछ कहना चाह रहे हैं? अलीना, मैं ये कहना चाह रहा था, देखें जो मैंने शुरू में कहा कि ये जो इंटरवेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये विद इन जुडिशरी से इंटरवेंशन की बात नहीं कर रहा। जो एजेंसीज की तरफ से, जिस तरह अभी मौजूदा अदलिया की तरफ से जजेस जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एजेंसीज की तरफ से इंटरवेंशन हो रही है, उनको दबाव में डाला जा रहा है, तो माजी में भी इसी तरह के ही वाक़यात हुए, एजेंसीज की तरफ से इंटरवेंशन होती थी और मनपसंद जो है वो फैसले लिए जाते थे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह अब अदलिया जो है वो उस इंटरवेंशन को ये कह रही है कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, ये बिल्कुल भी माजी में इस तरह के जो है वो इंटरवेंशन को ना सिर्फ एक्सेप्टेबल थी वो, बल्कि उसका दिफा इस तरह किया गया कि जो भी हाईलाइट करता था या पॉइंट आउट करता था मीडिया की तरफ से, तो उनको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी कर दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि कोई दबाव नहीं है। और जी 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 बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल है फ़खर का बहुत वैलिड पॉइंट है कि हमने माजी में शायद इस तरह का रिस्पांस नहीं देखा जो अब हम देख रहे हैं, और वो गलत था।
आपको पहले साइलेंट लोगों को साइलेंस किया जाता था। और अगेन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो जजमेंट है शायद उसने एक रास्ता खोला, क्योंकि वहां पे तो जज को ही खामोश करके निकाल दिया गया जब उन्होंने बात की इस तरह की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इस पे हमें वाज़े तौर पे बता दिया कि ये खुद से मिसकॉन्डक्ट भी नहीं है और इस पे मेरा ख्याल है रिपोर्ट करना भी कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आता। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया, अगर हम लोग अभी बात कर रहे थे सोशल मीडिया और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। जी शहजाद, कैन यू प्लीज कीप इट शॉर्ट। जो बात फखर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से माजी के केसेस में हमने ये देखा है कि कुछ लोगों पे इल्जाम लगे हैं और वो उसका पार्ट एंड पार्सल है, वो कंप्लिसिट हो गए थे इसमें। एक ये बात है और एक होता है दबाव आना जिसको आप बर्दाश्त करते हैं या उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने किया था। बाकी जो उस वक्त की जुडिशरी पे ज्यादातर इल्जाम लगे वो ये थे कि वो कंप्लिसिट थे, यानी कि वो पार्ट एंड पार्सल थे उन तमाम इलीगल फैसलों का जो कि हो रहे थे प्रेशर पे, यानी कि वो उसका पार्ट बन गए थे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे, क्योंकि रीमा ने कहा है कि कल काजी फाइज ईसा साहब ने इस पे बात की थी कि जो वो प्रेशर की बात कर रहे थे वो इंटरनल प्रेशर था। उन्होंने इस इंटरनल प्रेशर की भी बात की थी, जिसमें उन्होंने मिसाल दी थी कि कभी कोई जज लगा दिया जाता है, मॉनिटरिंग जज, ये नहीं होना चाहिए, ये इंटरनल दबाव है, या आप GIT तश्कील दे देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक तो बाहर उनकी रिकॉर्डेड वीडियो भी थी जो एक उन्होंने सेमिनार में खिताब किया था, और जो पहला इस केस की जो हियरिंग थी उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लेटर है 6 जजेस का, वो उनके पीरियड के नहीं है, वो उससे पहले का है जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। और इसके बाद सेकंड जो हियरिंग थी उसमें भी उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया था, दोनों बातें की थी। उन्होंने एक ये कहा था कि मेरे दौर में जजेस पे इंटरनल प्रेशर नहीं हुआ है जैसे कि माजी में चीफ जस्टिस की तरफ से आए, और दूसरे ये जो एलिगेशंस आए हैं सामने ये उनके दौर के नहीं, पिछले दौर के। और इसीलिए जब अतर मिनुल्लाह साहब के सामने पढ़ रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब लाहौर हाई कोर्ट का जो रिकमेंडेशन आई है, तो वहां पे अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा, पॉइंट आउट किया कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे तो बाज़ाहिर ये लगता है कि ये पास्ट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस मैटर है, एक कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस है जो कि हो रही है इस वक्त अदालत में। तो मेरा ख्याल है उनका पॉइंट ये था कि उन तक अब इन प्रोसीडिंग्स के जरिए उन तक ये मालूमात आ रही हैं कि उनको ऑफ कोर्स अब क्या हो रहा है जो उनके नॉलेज में नहीं है, उस पे वो बात नहीं कर सकते। अच्छा, कल ये भी तो बात हुई ना, इसी दौरान ये भी बात हुई कि कम्युनिकेशन चैनल्स भी किस तरह से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि अगर एक अदालत में, हाई कोर्ट में या नीचे मातहत अदालतों में कुछ हो रहा है तो उसकी कहाँ तक सुनवाई हो सकती है, होनी चाहिए, इस बात के ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए, वजह करनी चाहिए। हम लोग बात करें मुदाखलत की, अभी सोशल मीडिया की बात हुई तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें इसके ऊपर डिस्कशन के लिए। अगर आप प्लीज मुझे एक ब्रेक की इजाजत दे दे शहजाद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसी से जुड़ा एक मामला है उसको डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करें मुदाखलत तो मॉडर्न ज़माने में मुदाखलत की एक नई हैयत हमने देखी है सोशल मीडिया के थ्रू, और इसी का जो शिकायत है वो पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने की और अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं उन्होंने भी की है ख़त के ज़रिए। वो कहते हैं कि जी जिस तरह की पर्सनल मुहिम, किरदार कुशी पर मुबनी मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई जाती है, और अगर शिकायत हों तो उसकी डिटेल्स, क्या क्या प्राइवेट डिटेल्स आपकी फैमिली से मुतल्लिक कर दी जाती हैं वायरल, और फिर उसके ऊपर तज्जिए तबसरे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गंदी मुहिम चलती है, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज़ादी इज़हार राय और तौहीन अदालत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है। शहजाद जी अलीना, अच्छा पहले तो सिर्फ मैं ये जुमला मुकम्मल कर रहा था कि जो फाइज ईसा साहब के हवाले से मैंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरे दौर में नहीं हुई और अगर हुई है तो मुझ तक ये इत्तला नहीं पहुंचाई गई, ये उनका मुकम्मल जुमला था, बस इतनी सी बात मैंने उसमें ऐड करनी थी। बाकी ये बड़ा जो सोशल मीडिया वाला मामला है ये वाकई एक बड़ा ट्रिकी मामला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एलिगेशन जो लग रही होती हैं वो फेक अकाउंट से भी होती हैं, नाम जाहिर नहीं किए जाते, उसको कैसे रोका जाए ना सिर्फ जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है बल्कि ये सियासत में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितनी फेक न्यूज़ चलती है, प्रोपेगेंडा होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल करें। तो मेरे ख्याल से कोई वाज़ेह जवाब नहीं है इसमें, मेरे जज टू जज डिपेंड करता है। जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब थे वो इस पर बहुत ही एक लीनियंट व्यू लेते थे कि अगर कोई इस तरह की तनकीद कर रहा है तो हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, और मेरे ख्याल से बाज़ जजेस की राय इस पर मुख्तलिफ है, वो इस पर ज़्यादा सख्ती से जवाब देते हैं। एक मामला तो कल ही कोर्ट में डिस्कस हुआ जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि एक तरीका होता है डेफेमेशन लॉ का। उन्होंने मिसाल दी थी कि रिसेंटली एक कमिश्नर आए जिन्होंने टीवी पे बयान दिया, वो बयान में क्योंकि चीफ जस्टिस से मुतल्लिक भी था कि जो रिगिंग हुई थी उसमें उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो ये इल्जाम लगे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई और मुल्क होता तो वहाँ पे डेफेमेशन होता और हर्जाने देने पड़ते जो भी इस तरह के झूठे एलिगेशन लगाता है। फ़खर, आपकी राय जानना चाहूँगी, ये किस तरह से, क्या मुमकिन भी है बैलेंस करना? अलीना, मेरा ख्याल है कि देखें जो बैलेंस इसमें बड़ा एक मेरे लिए तो क्लियर बात है कि आप
कोई भी हो वो कमेंट करना या किसी को एक विद इन लिमिट्स जो है क्रिटिसाइज़ करना, ये आज़ादी इजहार राय का एक जो शहरी है उसका हक है, वो कोई सलब नहीं कर सकता। जहाँ तक ये पर्सनल या प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी, वो चाहे जज हो या कोई एक आम शहरी हो, उस हवाले से एक बाकायदा कानून होना चाहिए। और ये चाहे वो जज भी हों, उनकी मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बजाय इसको डेफेमेशन या जो दीगर इससे रेलेवेंट कोई लॉज हैं उसके तहत वो करना चाहिए। ये जो जजेस हैं अगर इस तरह की उनकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, और ये जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो उनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई और सोशल मीडिया के ऊपर ही, जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट और कंडेमनेबल है, तो इसके हवाले से तहकीकात हुकूमत को करनी चाहिए और जो मुतल्लिका ला है बजाय इसके कि जो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए। सर वैसे माजरत के साथ हम कह तो रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी लीक हुई है, बट इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके पासपोर्ट्स या आपके इस टाइप का डेटा हो, वो भी जज का, क्या वो सरकारी चैनल्स के अलावा कहीं और से इतना हो सकता है कि लीक हो? तो उसके ऊपर तो हुकूमत से इंक्वायरी होनी चाहिए ना सबसे पहले। जी बिल्कुल। अच्छा रीमा, आप बताएं, क्या तौहीन अदालत के अलावा कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए इसके लिए, और क्या मौजूद है आइन में ऐसी कानून में ऐसी कुछ रेमेडीज? जी लीना, मेरी इस पे अनपॉपुलर राय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जो एटलीस्ट मीडिया में खबर आ रही है कि इस तरह की कंटेम्प्ट शायद इनिशिएट की जाए दोनों केसेस में, मैं उससे एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है इस वक्त आजकल जिस माशरे में हम रहते हैं, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या स्कैंडलाइजिंग अ जज, ये ऑफेंस ही नहीं होना चाहिए। इस पे क्रिमिनल सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में मौजूद है। ये मेरे लिए एक्सेसिव है और मेरा नहीं ख्याल कि स्कैंडलाइजिंग में ये सब कुछ आना चाहिए। सो इस पे जजेस को रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और कंटेम्प्ट का रास्ता मेरा ख्याल है फिर बहुत आसानी से और भी इस तरह के मुकदमे खोल देगा, नोटिस खोल देगा, शायद जिनसे हम अग्री ना करें। शहजाद ने जो बात की कि हुकूमत का क्या दोहरा मयार है, मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। कुछ जजेस हैं, उनका क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत सेंसिटिवली वो महसूस करते हैं। बाकी जजेस जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मीडिया पे अगर कंटेम्प्ट कुछ जजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ और जजेस जो हैं अगर वो अपनी तनकीद के बारे में उस पर बात भी करें कि नहीं होनी चाहिए, गलत हो रही है, झूठी हो रही है, तो उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि उनको बर्दाश्त करना चाहिए। सो ये दोहरा मयार मुझे इस तरफ भी नजर आता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल अननोटिस्ड है, इसके खिलाफ एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना हो। आपका जो पीका फॉर एग्जाम्पल, उसमें 2-3 ऐसी प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल हो सकती हैं ऐसे सिनारियो में। डेफेमेशन, जो सिविल डेफेमेशन है, जजेस के लिए भी वो कानून उतना ही एप्लीकेबल है जितना एक आम शहरी के लिए है। तो ये सब रास्ते आपके लिए खुले हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक मुख्तलिफ रास्ता है, वो बहुत आसानी से मिसयूज हो सकता है, उसमें प्रोसीजरल इश्यूज है, फेयर ट्रायल के इश्यूज हैं जो हमारे कानून में है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। और देखिए ये तो एक तरह से कम ऑफेंस हो जाएगा कि आपकी पर्सनल डेटा लीक की गई, आपके खिलाफ हुकूमत से जुड़े अकाउंट्स कैंपेन चला रहे हैं और उसको आप सिर्फ कह दें स्कैंडलाइजिंग अ जज है। ये एक तरह से जो ऑफेंस है और जो उसको आप नाम दे रहे हैं उनमें भी एक तजाद नजर आता है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ, अगेन मैं मानती हूँ अनपॉपुलर ओपिनियन है कि स्कैंडलाइजिंग अ जज या स्कैंडलाइजिंग अ कोर्ट ये बहुत ही पुराने ऑफेंसेस हो चुके हैं। ये हमें या रीड डाउन करने चाहिए या खत्म कर देने चाहिए। लेकिन मजीद जो डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन है उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। डेफेमेशन के हमारे बहुत से कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में, क्रिमिनल भी मौजूद है जो मेरी नजर में उनको भी रिपील करने की जरूरत है, लेकिन सिविल भी मौजूद है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, उसके लिए भी मखसूस ऑफेंसेस मौजूद हैं। अगर वो नाकाफी है, ट्राई करें, उनमें फिर अमेंडमेंट हो। लेकिन कंटेम्प्ट का रूट मैं कहूंगी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे केसेस में, अनलेस बराह रास्त किसी केस पे इफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है और वो मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, अदलिया की आज़ादी के लिए नेसेसरी है। सलीम साफी साहब, ये जो नया इदारा बनाया गया है साइबर क्राइम के लिए, उसको खुद मुख्तार और ताकतवर बना देना चाहिए ताकि वो इस तरह के केसेस के प्रॉपर तहकीकात कर सके और मुलजिमों को का सुराग लगा सके। और दूसरा,
जो कंटेम्प्ट उसके हतक इज़्ज़त के कवानीन हैं उन पे सख्ती से अमल होना चाहिए। और उसमें फिर ये कि आप आम आदमी के लिए करेंगे तो जजेस से मुतालिक भी लोग बहुत मुहतात रहेंगे। लेकिन अगर एक तरफ जजेस की तरफ से ये कहा जाता रहे कि खैर है इससे तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर अब हम तो पिछले 7-8 साल से इतना भुगत चुके हैं कि अब हमें कोई परवाह ही नहीं होता। तो फिर जजेस भी हमारी तरह गुजारा करना शुरू कर दें। नहीं तो बेहतर यही है कि जो क़ज़फ़ का और हतक इज़्ज़त के क़वानीन हैं उसके तहत लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।